आप अपना सोल्यूशन सामने रखें जिसने किया हुआ है, और जिसने नहीं किया वो साथ साथ फिर सॉल्व कर ले और साथ साथ देखता भी जाए कि उसको समझ लग रही है या नहीं लग रही। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, आपको पता है कहां जाता है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस होगा। इन्वेंट्री हमारा ओपनिंग स्टॉक। सेल्स हम साथ लिख भी लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हमारा लिखा भी जाए ना। 1,2,9,2,3,3। उसके बाद परचेजेज है 550,000। हम यहां पर दो लाइनें छोड़ के ना कॉस्ट ऑफ सेल भी शुरू कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक गिवन है ना 39,000, ओपनिंग स्टॉक भी लिख लेते हैं और प्लस परचेजेस भी लिख लेते हैं 550,000। उसके बाद हमारे पास कैपिटल है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, एडमिन एक्सपेंस है, बैड डेट्स, लोन 6% रेट है, रिसीवेबल, पेएबल, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, इंटरेस्ट पेड और बैंक। फिर उसके बाद क्या था? इन्वेंट्री एज एट दिसंबर 2013 35,000। क्लोजिंग स्टॉक आ गया। डेप्रिसिएशन है 10%। फिर एक्रूड डिस्ट्रीब्यूशन 7500 और एडमिन प्रीपेड है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2% है और नो इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूड। पहले इसके बारे में सुन लें। कहता है कोई जो इंटरेस्ट ये बनता है ना, बस यही इंटरेस्ट है, कोई पेएबल नहीं है, कोई पेएबल नहीं है। अंदर में होना क्या था भला? ये आपका लोन का इंटरेस्ट का रेट क्या है? इस 4 लाख का 6% लो तो 24,000 बनता है। तो असल में इंटरेस्ट 24,000 होना चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनना है, लिखा कितना हुआ है? तो इस हिसाब से जो बाकी का 12,000 है वो एक्रूड होना चाहिए। बाकी का 12,000 क्या होना चाहिए? क्योंकि 12,000 पेमेंट में नजर आ रहा है, बनता 24,000 है, पेमेंट में 12,000 नजर आ रहा है। बट उसने लास्ट एडजस्टमेंट में लिख दिया है कि भाई मेरे इंटरेस्ट जितना बनता है वो पे हो चुका है, कोई भी एक्रूड फिर इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट बनता ही 12,000। हो सकता है आपने इंटरेस्ट लिया ही पहले, लोन लिया ही 6 महीने पहले हो। अगर ये आखिरी लाइन ना लिखी होती, पता है इंटरेस्ट हमारा 24,000 बनता। 12,000 पेमेंट में नजर आ रहा है, 12,000 को हम एक्रूड मान लेते। बट जिसको एक्रूड मानना था उसने क्या लिख दिया? नो इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूड। तो इसका मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि आपका इंटरेस्ट पेएबल है ही नहीं। तो जितना पे हो चुका है यही हमारा एक्सपेंस है। ठीक होगी बात? और कोई बात इस सवाल? देखिए अब सुने, सारे लोग एक ही दफा समझ लो ना, बार बार किसी ने समझना है तो फिर एक ही दफा सारे लोग बात समझे। आप भी अक्सर सीधे हो जाओ, पहले सवाल समझ लो, बाद में आपस में चिट चैट करना। देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर ना, ट्रायल बैलेंस के अंदर या ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको ना इंटरेस्ट का रेट साथ ही बताया होगा। कहता है आपके पास 4 लाख लोन है, आप लोगों ने करना क्या है पेपर में? इसका इंटरेस्ट देने के 2 मेथड होते हैं। एक मेथड आज बताऊंगा, दूसरा मेथड जब सवाल आएगा तब बताऊंगा। 2 ही मेथड है टोटल। आपने सिंपल क्या करना है, इसका लेना है 6%। तो ये तो बात मानने को है ना? अगर टाइम 1 साल से ज्यादा आ रहा हो, टाइम 1 साल से ज्यादा आ रहा हो तो 1 साल लेते हैं। टाइम से क्या मुराद है? कभी कभी इस लोन के साथ वो डेट भी लिख देता है, लोन के साथ डेट लिख देगा कि इस लोन को लिया कब था। मिसाल के तौर पर आपका ईयर एंड क्या है पता है? इस सवाल का ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 2013। ईयर एंड क्या है हमारा? 31 दिसंबर 2013। और अगर लोन के साथ अगर ब्रैकेट में लिखा हो 1/7/13, इसका मतलब समझते हो क्या है? कि आपने लोन लिया था 1/7/13 को। तो बताओ इस साल फिर इंटरेस्ट पूरे साल का आएगा या 6 महीने का आएगा? 6 महीने का आएगा। तो आप सुने पूरी बात, डेट ना लिखी हो तो पूरा साल मानना है,
डेट लिखी हो, तो अगर साल से ज्यादा टाइम बन रहा है तो साल मानना है, साल से कम टाइम बन रहा हो तो साल से कम टाइम लेना है। दोबारा पूरी बात सुने, एक साल से ज्यादा तो इंटरेस्ट हम ले ही नहीं सकते, इजाजत ही नहीं है ना। अगर ये लोन पिछले साल लिया होता तो एक साल का इंटरेस्ट इस साल आना, पिछले साल वाला पिछले साल। लोन तो कभी भी ले सकते हैं ना, तो इंटरेस्ट उसका हर साल आता है। अगर डेट आपके टाइम बंद है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 6 महीने बंद हैं, तो कितना टाइम लेंगे? 6 महीने। 9 महीने बंद होते तो 9 महीने, साल बन रहा होता तो साल, और अगर साल से ज्यादा टाइम बन रहा हो तो एक साल से। अब इस क्वेश्चन के अंदर साइलेंट था, ये डेट यहां पर हमने 6% लिया, 24,000 आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, फौरन देखना है ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट को। आपने देखना है तो देखा कि वहां पर तो 12,000 नजर आ रहा है। अब आपने सोचा बनता 24,000 है, लिखा 12,000, बाकी जो 12,000 होगा ना वो एक्रूड इंटरेस्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ये 12,000 जो मैं लिख रहा हूं ना, एक्रूड इंटरेस्ट या एक्सपेंस, ये 12,000 ट्रायल बैलेंस वाला नहीं लिख रहा, ये उसके अलावा वाला लिख रहा हूं। अब इस एक्रूड इंटरेस्ट का क्या करते हैं? लाइबिलिटी में भी लिखेंगे और एक्सपेंस में ऐड भी करेंगे। लाइबिलिटी में भी जाएगा और फाइनेंस कॉस्ट में भी ऐड होगा। अब हम ये करने लगे थे, बट एंड पे उसने क्या लिख दिया? नो इंटरेस्ट एक्रूड। इसका मतलब है जो 12,000 हमने एक्रूड इंटरेस्ट फाइंड किया है वो नहीं है, तो हम फिर ये फाइंड नहीं करेंगे। इसका मतलब है जो 12,000 लिखा हुआ है ना, सिर्फ वही एक्सपेंस है। तो अगर वो एक्सपेंस है तो लाइबिलिटी में फिर कुछ भी, सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट में 12,000। अब एक और चीज देख लेते हैं। मेरे पास ऊपर लिखा हुआ था 6% लोन, 1 लाख। ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट लिखा हुआ है 4,000 और कुछ भी नहीं लिखा हुआ कहीं। हम क्या करेंगे? पहला स्टेप, अब 1 लाख का 6% लोगे। अब इसका मतलब भला क्या है? आपका 6,000 इंटरेस्ट बनता है। ट्रायल बैलेंस में जो लिखा हुआ है इसका मतलब है इतना पे हो चुका है, बनता 6,000 है, नजर 4,000 आ रहा है। 2,000 एक्रूड इंटरेस्ट है। अब उस 2,000 एक्रूड इंटरेस्ट को क्या करोगे? जो ट्रायल बैलेंस में पड़ा हुआ है उसमें 2,000 ऐड और 2,000 को करंट लायबिलिटी भी। इसमें भी ऐसा करना था, क्यों नहीं किया? उसने खुद कह दिया है कि कोई एक्रूड। लेकिन आपने कहा था कि ट्रायल बैलेंस में जो एक चीज होती है उसके एक ही इफेक्ट होता है, इसमें भी एक ही इफेक्ट है। ये 2,000 के मैं डबल इफेक्ट कर रहा हूं, 4,000 के नहीं कर रहा। ट्रायल बैलेंस में कितना नजर आ रहा है? 4,000। इंटरेस्ट कितना बनता है? मैं किसको एडजस्ट कर रहा हूं, 4,000 को या 2,000 को? 2,000। मैं 2,000 को एक्सपेंस में लिख रहा हूं और 2,000 लायबिलिटी में लिख रहा हूं। 4,000 को तो एक ही जगह एक्सपेंस में लिख रहा हूं। ट्रायल बैलेंस में 4,000 है, ट्रायल बैलेंस में 4,000 है। इसको मैं कहां लिख रहा हूं? फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। 6% लोन तो 1 लाख है, ये तो नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा। इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस से जो मिली है, जो लोन 6% बन रहा है ना, ये तो उसका इंटरेस्ट रेट बताया हुआ है। वो चाहे ट्रायल बैलेंस में बता दे या ट्रायल बैलेंस के बाहर बता दे, जिद नहीं लगानी सवाल के साथ। ट्रायल बैलेंस में ये जो 6% है, ये कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है ना, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया हुआ है। इसकी अमाउंट कितनी बनती है? 6,000। अब अगर आपका एक्सपेंस 6,000 लिखा हुआ है तो ठीक है, एक इफेक्ट आएगा। लेकिन आपका इंटरेस्ट बनता 6,000 है, लिखा 4,000 हुआ है, तो 2,000 एडजस्टमेंट की जरूरत है ना। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो कमी बेशी है उसको सही करो, तो 2,000 एडजस्ट करना। वो इस 2,000 इधर ऐड भी हो जाएगा, करंट लायबिलिटी में भी आ जाएगा। बिल्कुल फाइनेंस कॉस्ट इसमें ऐड होगा। एक्रूड एक्सपेंस का क्या करते हैं? अपने रेलिवेंट एक्सपेंस में ऐड भी होगा और करंट लायबिलिटी में भी जाएगा। अच्छा, इस सवाल के अंदर और तो कुछ था ही नहीं, इसको आप अगर करना चाहते हो तो कर लो। सबसे पहले आपकी सेल्स लिखी गई,
हाँ जी, इसमें और कैरिजन नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक 35,000 35,000। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई? 5,54,000 550। और आपकी सेल्स में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1292,000, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना? 73। पहले तो अपना यहां तक ओके है सबका, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। उसके बाद लेस अदर एक्सपेंस में आ जाते हैं। अदर एक्सपेंस के लिए आपने क्या करना है, पहले देख लें कि किस किस को एडजस्ट करने की जरूरत है। एक आपको डेप्रिसिएशन लेने की जरूरत है 10% ऑन कॉस्ट। एक आपके एक्रूड एक्सपेंस को सही करने की जरूरत, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को, और एडमिन एक्सपेंस प्रीपेड है, और बाकी आपने 2% का अलाउंस लेना है। सवाल हमारा हो गया। अब आ जाओ अदर एक्सपेंस में, डेप्रिसिएशन कितना है? 10%, और है भी किसका? कॉस्ट का। 92,000 इधर एक्सपेंस में लिख देंगे, या तो अक्यूमुलेटेड एक्शन में प्लस कर दो, या डायरेक्ट अपने एसेट में से डेप्रिसिएशन 92,000 एक्सपेंस में भी आ गया, और अपने एसेट में से माइनस भी होना है। अगली बात आ गई हमारे पास अलाउंस, इन्वेंट्री और ये सेल परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एक्रूड था या प्रीपेड है? एक्रूड। तो 1,16,000 के अंदर ऐड करेंगे कि 7,500 और इसको जाकर करंट लायबिलिटी में भी लिखेंगे 7500। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, प्लस करके बता दो। 1,235,000 1235 7500 ऐड करके। यस। उसके बाद एडमिन एक्सपेंस है 241,000 और प्रीपेड भी है 4,000 माइनस 4,000, यहां पर माइनस कर दें, और इधर ही 4,000 करंट एसेट में भी आ जाएगा। एक ही साइड पर प्लस हुआ और उसी साइड पर माइनस भी हो गया, तो 4,000 हमारे एडमिन एक्सपेंस माइनस करके आ गए। करो जरा माइनस। 2,37,000। फिर उसके बाद बैड डेट्स। बैड डेट्स का वो काम कर लेते हैं। बैड डेट्स का क्या तरीका होगा? बैड डेट्स प्लस कैरीड ऑन। 4,000 कैरीड ऑन हमारे ये रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट पड़ा 2 लाख। 2 लाख का कितने फीसद है? 2%। 4,000 4,000 हमारा कैरीड ऑन आ गया, माइनस 6,000 माइनस ब्रॉड ऑन कितना आंसर आ गया? 23,500 प्लस 4,000 माइनस 6,000 21,500 21,000। और रिसीवेबल में से क्या माइनस करोगे? ये 4,000 4। ओके। अलाउंस में कितना चेंज आया पता है? 6 से 4 हुआ है, कम हुआ है 2,000 डिक्रीज इन अलाउंस, 2,000 क्योंकि एंट्री भी तो पास करनी पड़ सकती है ना उधर जाके बैड डेट्स के अंदर। तो हमारे बैड डेट्स कितने आ गए? 21,500 जी। बैड डेट्स 21,500। अब ये टिक करते जाओ, चाहे ये बैड डेट्स भी हो गए। लोन का इंटरेस्ट की बात हो रही है, इंटरेस्ट कितना आ गया? 12,000। वो तो वैसे उसके बाद भी लिख सकते हैं। और कोई एक्सपेंस है तो बताएं। खत्म हो गया एक्सपेंस। चलें जी, एक्सपेंस का टोटल कर लें। 92,000 प्लस 1,235,100 237 कितना? 474 474,000 474,000। बताओ जरा, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करो तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 2,64,000। यहां तक पहले ओके करें, फिर आगे चलते हैं। आप अपने एक्सपेंस देख लो ना जो आपने लिखे हुए हैं, मैच कर गए। फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर देते हैं 12,000। अदर इनकम है कोई? नो। तो हमारे पास एनपी आ गया 2,52,000।
250 सर 486 क्या 486 क्या 12,000 बाद में लिखा है ना, तो साथ आंसर 252 आ रहा है ना नेट प्रॉफिट, ये चेक करें। हो गया। अब आगे चलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 9,20,000, प्लांट एंड मशीनरी 9,20,000, उसमें से क्या क्या भला माइनस करना है? दोनों को प्लस करके माइनस कर दें, या 2,15,000 भी माइनस कर दें और 92,000 भी माइनस। कितना आ गया? 613,000। और कोई नॉन करंट एसेट है? नो करंट एसेट पे आ जाओ। 35,000 सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं। 35,000। डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, 1,96,000 अच्छा डेटर्स में 2 लाख हमारे डेटर्स हैं, 4,000 कैरी डाउन आ गया, एडिशनल बैड डेट्स थे नहीं। एक प्रीपेड भी है यस 4,000 4,000 से। बैंक का में कितना पैसा पड़ा हुआ? 58,000 38। कैश भी है नो 58,000 293,000 बस। यस 2 लाख total 290 टोटल एसेट्स 906,000 906,000। अब उसके बाद हमारे पास आ गया इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी में क्या क्या नजर आ रहा है? पहले कैपिटल 173,000 क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है 170, 3,000 प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट 252 252 triple ट्रिपल। 425 क्या ड्राइंग्स हैं? तो कितना आ गया? 425 425। अब नॉन करंट लायबिलिटी है, बिल्कुल है। नॉन करंट लायबिलिटी में लोन है 400,000 4 लाख का, और उसके बाद करंट लायबिलिटी पे आ जाओ। 73,500 73500। एक्रूड भी है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 70। 500 और कोई लायबिलिटी हो? no 81,000 81,000। 906,000 इसमें तो कुछ भी नहीं था। सर वो लोन ही था अच्छा पेपर में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर तो ऑप्शन होती है ना, बंदे को पता चल जाता है, उसी को डायरेक्ट सेलेक्ट करना होता है। सारा कुछ होता है, हर वैरायटी मिलती है पेपर में, टेंशन क्यों लेता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 मैं फुल फ्लैज करवाने लगा हूं, और आपको क्वेश्चन जो मैं दूंगा पहले, क्योंकि अब हमारे पास जो टारगेट है ना, मेन तो टारगेट है सिर्फ फाइनल क्वेश्चंस, बट आई कैप की जो बुक के अंदर क्वेश्चन है वो सारे आपने किसी भी तरह से टाइम मैनेज करके खुद करने, और वो आप सारे कर दोगे। आई कैप की किताब के अंदर जो क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है वो आप सारे कर सकते हो। मैं आपको डिफरेंट सवाल करवाऊंगा, ठीक है, जितने भी हैं। ये एमसीक्यूज नहीं करने, एमसीक्यूज तो मैं करवा दूंगा सारे, आप लोगों ने वो क्वेश्चन करने फुल फ्लैज। जो आपका है ना क्वेश्चन बैंक के अंदर सवाल है ना, वो एमसीक्यूज नहीं है, इसके बड़े सवाल है। आप लोगों ने कम अज कम अगर हाँ अगर आपके सवाल नहीं होते ना, टाइम नहीं मिलता, उसकी एडजस्टमेंट पढ़ के ये सोच, सारी एडजस्टमेंट को ना ऊपर ही लिख देना कि इसको इसमें प्लस माइनस करना है, इतना कम अज कम लाजमी करना। जो असाइनमेंट मैं दूंगा ना वो 13 क्वेश्चन की, वो तो हम सारे करेंगे फुल फ्लैज। बुक के सवालों को कम अज कम इतना हाल जरूर करेंगे कि एडजस्टमेंट पढ़ के ट्रायल बैच के ऊपर ही प्लस माइनस कर देंगे, क्योंकि उसके बाद तो एक ही काम रह जाता है, पोस्टिंग करनी है।
वो उसके अंदर ही कवर हो जाए। हाँ जी, पहले यहां से शुरू करते हैं। इन्वेंट्री 7000, ये तो क्लोजिंग स्टॉक का तो पता है ना किधर किधर जाती है। Yes. रेट्स पेड इन एडवांस 250, रेट्स को ढूंढो। Prepaid. 250 माइनस 250 और 250 को हमने प्रीपेड में भी लिखना है। Current ये जो ब्रैकेट में लिख दिया है ना, ये हमारा करंट asset. हो गया एडजस्ट। Allowance. एक्सपेंस में से 1170 में से 250 माइनस करके लिखेंगे और फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट में भी लिखेंगे। अच्छा, इस तरह के लिखने को एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। वो आपकी बुक में है भी सी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 5%, और नीचे उसने कुछ भी नहीं बताया हुआ। 5% डेटर्स किधर है आपके? ये नीचे है सर। ये रिसीवेबल, इसका 5% ले। 462 462, ये हमारा आ गया कैरी डाउन। Carried out. दिया है ब्रॉड। That ठीक है, is my- ब्रॉड ऑन भी पड़ा हुआ है ये ऊपर ही पड़ा। 600। प्रोविजन आपकी कम हुई ज्यादा? कम हुई। अलाउंस हमारा कम हुआ। क्या बैड डेट्स क्वेश्चन के अंदर नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे। तो आपके पास दो मेथड्स है, या अदर इनकम में लिख दें या एक्सपेंस में से माइनस कर दें। तो हम एक्सपेंस में से ही माइनस कर देते हैं। बल्कि अब आप लोगों ने यहाँ पर ये 462 यहाँ से डेटर से भी माइनस हो जाएगा, और 138 कैरिड ऑन माइनस ब्रॉड ऑन कितना आ जाएगा? माइनस 130 एक्सपेंस में से माइनस करते हैं। इसको बोलते हैं डिक्रीज इन अलाउंस। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास डेप्रिसिएशन 10% है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज 1%, फर्नीचर 10% और मोटर कार 20%। ये आपके पास इन सब की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, ये उनकी कॉस्ट है। इसका 1% लेंगे, 75 आ गया। क्या करोगे 75? एक्सपेंस में भी लिखेंगे, एसेट से माइनस भी करेंगे। इसका 10% है जी, 200 आएगा। एक्सपेंस में भी लिखेंगे, अब एसेट में से नीचे ना ये जो उसने ऊपर हेडिंग दे दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और नीचे उसने सबकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताई हुई है। ये भी माइनस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस साइड पर होती है? क्रेडिट साइड पर। क्योंकि पेपर में एक सवाल आया हुआ है, बताओ सेल रिटर्न और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की सेम नेचर है या परचेज रिटर्न और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की सेम नेचर है? परचेज रिटर्न और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब उसके बाद 63 पर 40%। Sir, freehold की मतलब depreciation भी लेते हैं? Freehold land. तो नहीं लेते, लैंड तो नहीं लिखा हुआ, प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, हो सकता है बिल्डिंग हो। मल्टीप्लाइड बाय 20%, 1260। 1260। अब ये सारे हमारे डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस भी हैं। और cost. अब आखिरी बात आ गई एडजस्टमेंट की, बाकी तो सिर्फ कॉस्टिंग रह जाएगी। 5% लोन है पर एनम। अब उसने यहां पर आपके पास लोन लिखा हुआ है 4000, आपने सबसे पहले क्या लेना है? 5%। कितना आंसर आ गया? अब अगला स्टेप, इंटरेस्ट लेने के बाद आपने देखना है क्या हमारे क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट की पेमेंट की कोई अमाउंट है या नहीं है। इसका मतलब है सारे का सारा एक अक्रूड है, सारे का सारा ही अक्रूड है। तो क्या करेंगे अगर अक्रूड है तो? एक्सपेंस में भी लिखेंगे और ग्रांट लायबिलिटी में भी लिखेंगे। अगर कोई ऊपर अमाउंट पड़ी होती 50 रुपए तो 150 अक्रूड होता, अगर 150 पड़ा होता तो 50 अक्रूड होता। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो अमाउंट नजर आ रही होती है वो पेड होता है। एक दो मेथड है, कभी वो पूरा इंटरेस्ट लिख देता है, कभी सिर्फ पेड लिखता है। कब पूरा इंटरेस्ट होता है, कब पेड होता है? अभी समझो कि सारा इंटरेस्ट पेड होता है। अगर ट्रायल बैलेंस में लिखा हो तो सारा इंटरेस्ट पेड मान के चलो। दो सवाल ऐसे हैं, वो एंड में जब करेंगे तो उसकी मैं निशानी बताऊंगा कि कब इंटरेस्ट एक्सपेंस पूरा लिखा होता है। अब तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है सारे ही अक्रूड है। तो क्या करेंगे अक्रूड है तो? इंटरेस्ट एक्सपेंस में भी लिखेंगे और ग्रांट लायबिलिटी। ठीक होगी बात? सवाल हो गया। अब सिर्फ पोस्टिंग है। अगर पोस्टिंग आप करते हो तो फिर आपसे नहीं होती।
पक्का? सर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब आ जाओ। अच्छा ये 18वां सवाल तो आपने करना ही करना है, और बुक के सवाल आपने खुद के लिए टाइम निकाल के जरूर करना है, क्योंकि कल मैंने आपको एक नई असाइनमेंट पे लेकर जाना है, ठीक है? हाँ, इसकी जो अंग्रेजी है जो पेपर में बहुत ज्यादा दफा आई हुई है वो देखो लो। इसमें से क्योंकि हमने 30 मार्क्स उसने कहे हैं और 30 मार्क्स वो दे भी देता है, तो अंग्रेजी भी आपको इसकी आनी चाहिए। इसके 4-5 पेजेस हैं, रोजाना का सिर्फ एक पेज मैं आपको पढ़ाऊंगा और जल्दी जल्दी पढ़ा जाएगा, ये मुश्किल नहीं है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका नाम है। IAS 1 का नाम क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन क्या है। अगर आपने पेज निकाला है तो 362, मिल गया। अच्छा, इसमें सारी बातें अगर गौर से सुनोगे ना तो जब पढ़ोगे ना तो आपको ये बातों का समझ भी आएगा। लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब द बेसिस फॉर प्रेजेंटेशन। कहता है इसमें वो बयान किया गया है कि आपने किस तरह से चीजें प्रेजेंट करनी है, सेल कहां लिखनी है, करंट एसेट्स को कैसे प्रेजेंट करना है, अदर इनकम किधर लिखनी है, इक्विटी का फॉर्मेट क्या होगा, इसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन। किसकी प्रेजेंटेशन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस मकसद के लिए? ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बड़ी अजीब बात है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? SOCI, SOFP, ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हैं। जनरल पर्पस का क्या मतलब है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, डेटर भी, क्रेडिटर भी, लेंडर भी, इन्वेस्टर भी, एम्प्लॉय भी। एक होता है स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो IAS 1 डील नहीं करता। IAS 1 किसको डील करता है? जनरल पर्पस को। तो पेपर में सवाल आ सकता है कि IAS 1 में जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है या स्पेसिफिक पर्पस? तो जनरल पर्पस, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। आगे, क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही तरह की बनाते हैं? ताकि टू एंश्योर कंपेरेबल बोथ विद द एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदर एंटिटी। इसका मतलब सुनिए, कहता है हम IAS 1 की बात मान के इसलिए करते हैं ताकि अपनी इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर सके। पिछले साल की हमारी सेल क्या थी, इस साल क्या है, पिछले साल हमारे पास एसेट्स क्या थे, इस साल क्या है। और अगर एक तो होता है ना कि अपनी परफॉर्मेंस अपने साथ कंपेयर करना, वो कैसे हो सकती है रिजवान? अपनी परफॉर्मेंस को कैसे आप कंपेयर करोगे अपने साथ? पिछले साल की इंफॉर्मेशन को, पिछले साल की सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज को कंपेयर करेंगे इस साल से, क्या पता चलेगा? अगर सेल बढ़ रही है तो क्या मतलब है? अच्छा काम हुआ है। एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो बुरा काम हुआ है। कंपैरिजन हो जाएगा। दूसरा, अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करना। अपने आप को अपने साथ कंपेयर करेंगे तो पिछले साल के साथ, और किसी और के साथ कंपेयर करेंगे तो 2025 को 2025 के साथ कंपेयर करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप एक काशिफ की एंटिटी है और एक रिजवान की एंटिटी है, दो बिजनेस हैं, तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हो कि किसका बिजनेस ज्यादा अच्छा है, दोनों की सेल चेक कर लो, दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल चेक कर लो, दोनों के सैलरी चेक कर लो, तो जो जो एक्सपेंसेस और इनकम है इधर भाई कंपेयर कैसे होगा? फिर कंपेयर होगा कि अगर उनकी प्रेजेंटेशन एक जैसी होगी। अब ये नहीं कि एक बंदे ने इनकम ऊपर लिखी हुई या सेल नीचे लिखी हुई है, वो कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। तो कहता है कि हमने इसलिए टू एंश्योर, इस यकीन के लिए कि कंपेयर हो जाए बोथ स्टेटमेंट ऑफ, अपनी स्टेटमेंट प्रीवियस पीरियड के साथ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदर एंटिटी।
इट सेट आउट ओवरऑल रिक्वायरमेंट, ये रूल्स सेट करेंगे ओवरऑल कि हर बंदे ने इसको फॉलो करना है। फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गाइडलाइन फॉर देयर स्ट्रक्चर, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ देयर कंटेंट, स्ट्रक्चर भी बताना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ देयर कंटेंट का मतलब क्या है। आप चाहो तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल लिख दो, बाकी प्लस माइनस करके डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट लिख दो, मतलब सेल लिखना जरूरी है, सेल रिटर्न और डिस्काउंट अलाउड लिखना जरूरी। आप चाहो तो उसको बोलते हैं एडिशनल लाइन आइटम, क्या बोलते हैं, हम लिखते हैं ना, यहां पर लिखते हैं सेल सपोज एट 500, सेल रिटर्न 100, डिस्काउंट अलाउड 100, तो हम क्या लिखते हैं 300, एक तरीका। दूसरा आप लिख दे नेट सेल 300, ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट कि सेल नजर आना जरूरी है। और ये जो दो आपने मजीद अगर लिख दिए हैं तो इसे बोलते हैं एडिशनल। आप चाहो तो इसको इसमें लिख कर शो कर दो जैसे ऐसे लिखा हुआ है, या आप लोग वर्किंग के अंदर करके फिर डायरेक्ट 300 लिख दो। तो मिनिमम कंटेंट क्या हुआ, सेल। अब अगला कंटेंट मिनिमम क्या है, आप कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट फाइंड करके यहां पर डायरेक्ट लिख दो, या वो भी इनकम स्टेटमेंट की फेस के ऊपर लिख दो। ये जो हम ऊपर लिखते होते हैं ना, तो हमारा ये होता है कि हम फेस के ऊपर ही लिख रहे होते हैं। कहता है ये IAS 1 हमें ये तरीके बताता है। फिर आगे वो कहता है जर्नल रिक्वायरमेंट है क्या, सारी वैल्यूज ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू का क्या मतलब है, अमाउंट ठीक हो, और फेयर व्यू, अच्छा ये बातें आपने ना पेपर में अगर ट्रू एंड फेयर व्यू की बात आ जाए ना, तो आपने ऐसे नहीं बताना कि अमाउंट ठीक हो और हेड भी ठीक हो। हेड से मुराद है एक्सपेंस को एक्सपेंस के अंदर लिखाओ, व्यू एसेट को एसेट के अंदर लिखाओ। पेपर में अगर ट्रू एंड फेयर व्यू की डेफिनेशन आ जाए तो आपने ये लाइन लिखनी है, एग्जांपल नहीं लिखनी। एग्जांपल इसकी क्या है, ऑल वैल्यूज प्रेजेंटेड इन ट्रू एंड फेयर व्यू, सारी वैल्यूज सही भी हूं और अपने सही हेड में भी लिखी हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट फेयरली फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसे कहते हैं, एंड कैश फ्लो ऑफ द एंटिटी। कंपैरेटिव का क्या मतलब होता है, कंपैरेटिव का मतलब होता है पिछले साल की सारी इंफॉर्मेशन जिसके साथ हम कंपेयर कर सके। पेपर में अगर कभी सवाल आ जाए ना कि इनकम स्टेटमेंट बनाओ विद कंपैरेटिव, तो आपको 2 साल की बनानी पड़ेगी, इस साल की भी पिछले साल की भी। तो कंपैरेटिव फिगर हमारे सिलेबस में नहीं है, FR 1 में है। आपने जो इंफॉर्मेशन बतानी है विद कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव का मतलब क्या है, पिछले साल की। तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग पीरियड शुड बी डिस्क्लोज्ड। और आगे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसको याद नहीं करना। You will not be asked to provide comparative information. आइडेंटिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, जिस दिन ये शुरू किया था ना फाइनल अकाउंट, आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था। अदर टाइटल, एक तो हमने टाइटल देना है ना, एंटिटी का नाम लिखना है, फिर स्टेटमेंट का नाम लिखना है, रिपोर्टिंग डेट लिखनी है। अदर टाइटल, IAS 1 does not specify what the statement must be called। कहते हैं IAS 1 ये नहीं बताता कि आप SOCI बोलो या इनकम स्टेटमेंट बोलो या SOPL बोलो। कहते हैं IAS 1 does not specify what the statement must be called and allow the use of other terminology। वो बाकी आप इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कॉल्ड बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफन कॉल्ड इन। तो आप अदर टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकते हो। पेपर में सवाल आ जाए कि भाई आप अदर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो आंसर इज यस कि हम कर सकते हैं। अब आगे यहां से शुरू कर रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ। अब आई क्या करता सवाल की 2 स्टेटमेंट लिखता है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ऐसे सवाल को याद आता होगी आपको, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। एक स्टेटमेंट उठाएगा चैप्टर नंबर 1 से एसेट्स की,
और एक स्टेटमेंट उठाएगा चैप्टर नंबर 10 से, 2 स्टेटमेंट लिखेगा और आपसे कहेगा कि बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है कौन सी इसमें ट्रू है या कौन सी इसमें फॉल्स है। तो जैसे करंट और नॉन करंट एसेट, ये हमने वहां पर भी पढ़ के आए हैं। अब दोबारा यहां पर वो दोबारा हमें डिस्कस कर रहा है कि इसकी डेफिनेशन देखनी है कि किस तरह से हमने कंप्लीट करनी है। एक डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 से उठाएगा, वो भी ठीक होगी, गलत भी ले सकता। कहता है जनाब आपने फाइनेंशियल पोजीशन के चेहरे के ऊपर ना आपको 2 चीजें नजर आनी चाहिए, करंट एसेट्स की हेडिंग और IAS 1 states that assets should be classified as current if it satisfy the following criteria। ये 4 बातें वो किसकी बता रहा है, और अगर ये 4 बातें पूरी ना हुई तो क्या हो जाएगा, नॉन करंट। पहली शर्त, द एंटिटी एक्सपेक्टेड टू रियलाइज द एसेट्स या सेल या कंज्यूम इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। लफ्ज लिखा हुआ है, लेस देन 1 ईयर नहीं लिखा हुआ, याद रखिए। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, आपने जब भी करंट की डेफिनेशन पढ़ोगे ना ओरिजिनली, नॉन करंट के बारे में लिखा होगा मोर देन 1 पीरियड, और करंट में लिखा होगा इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। कहता है वो तमाम एसेट्स जो रियलाइज हो जाए, सेल हो जाए या कंज्यूम हो जाए, इन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर वो करंट एसेट होंगे। ये बात याद रहेगी। वो तमाम एसेट्स जो नॉर्मली 1 साल यानी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेल हो जाए, कंज्यूम हो जाए या रियलाइज हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे। और अगर वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं बल्कि मोर देन 1 ईयर में चले जाएंगे, वो नॉन करंट एसेट। अगली बात, द एसेट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, उसका मकसद क्या हो, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए एसेट्स हो और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में इस्तेमाल हो रहे। तीसरी बात, द एंटिटी एक्सपेक्टेड टू रियलाइज द एसेट्स विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट के अगले 12 महीनों के अंदर अंदर रियलाइज, कंज्यूम या सेल होने के चांस हो। हमारा ईयर एंड आता है ना दिसंबर 2025, दिसंबर 2024, वो होता है रिपोर्टिंग डेट। अब हम जो एसेट्स हमें लगता है उस दिन के अगले 12 महीनों में रियलाइज हो जाएं, कंज्यूम हो जाएं या सेल हो जाएं, तो वो किस में कह जाएगा, करंट एसेट। और जिनकी लाइफ फिर मोर देन 1 ईयर होगी, और डेट शुरू किस दिन से करनी है, रिपोर्टिंग डेट, एंड ऑफ द ईयर। इसमें नॉन करंट एसेट है, घर वगैरह आपने सोचा इस साल बेच देना, तो वो भी हम करंट एसेट, वो भी करंट एसेट में आ जाए। It is cash या cash equivalent unless the asset is restricted from being used for at least 12 months after the reporting date। कहता है कैश और कैश इक्विवेलेंट भी करंट एसेट होंगे, बट अनलेस कि आपने उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ कि भाई इनको 12 महीनों से कम 12 महीनों तक इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने उनको विद इन 12 मंथ इस्तेमाल नहीं करना तो फिर वो नॉन करंट बन जाएंगे। आपने कैश बैंक में रखवाया और आपने कहा जी इनको 12 महीने तक छेड़ना ही नहीं है, नॉन करंट बन जाएगा। नोट एग्जांपल, जो अगर किसी की लाइफ 12 साल से 12 महीनों से कम है ना, वो पूरा एक्सपेंस में लिखते हैं, फिर इसको डेप्रिशिएट करते ही नहीं, वो सारे का सारे एक्सपेंस में आ जाता है, वो पूरी 100% डेप्रिशिएट हो जाता है। नोट एग्जांपल, कैश इज मनी इज अ करंट बैंक अकाउंट, और कैश या कैश इक्विवेलेंट इज मनी हेल्ड इन द टर्म डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट का मतलब पता है, कहता है करंट अकाउंट में पैसे पड़े ये तो कैश है, और जो डिपॉजिट अकाउंट में पैसे पड़े हैं, अब अगर आपने 12 महीनों से ज्यादा देर के लिए रखे हुए हैं तो नॉन करंट, और अगर 12 महीनों से कम टाइम के लिए हैं तो करंट। और इंपॉर्टेंट बात, ऑल अदर एसेट्स शुड बी क्लासिफाइड एज, लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी, हमारा स्टॉक और हमारे रिसीवेबल अगर उनकी लाइफ 12 महीनों से ज्यादा ही क्यों ना हो, फिर भी वो केस में माने जाएंगे। वही बात लिखी हुई है, दिस डेफिनेशन अलाउ इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल टू क्वालिफाई एज करंट एसेट इवन if they may not be realized into cash within, provided that they will be realized in the entity
नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल या ट्रेडिंग साइकिल। अब नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल या ट्रेडिंग साइकिल 12 महीनों से ज्यादा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, आप वॉशिंग मशीन या फ्रिज बेचते हो सकता है वो 12 महीनों से लेट बिकते हो। अब सर्दियों में तो वो हो सकता है कोई ना खरीदने आता हो। आपका प्रॉपर्टी का काम है, आप प्लॉट बेचते हो, बिल्डिंग बेचते हो सकता है वो 2-2 साल तक ना बिकते हो। एक नॉर्मल है ये काम, तो फिर हम नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल को मानेंगे। अगर देखें ना पेपर में सवाल अगर आपको आ गया तो आप फंस जाओगे। अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल हमारा 2 इयर्स का है तो फिर वो करंट एसेट ही होगा, क्योंकि नॉर्मली हमारा प्लॉट बिकता ही 2 साल बाद है। ऐसा हो सकता है। तो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि 12 महीनों से कम ही हो। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल ये 12 महीनों से ज्यादा भी टाइम हो सकता है। मेन हमने देखना है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या है हमारा। तो नॉर्मली अगर हम डेटर्स को 2 साल की उधार पे बेचते हैं, हमारा ट्रेंड यही है। क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल या ट्रेडिंग साइकिल। हमारी तिजारत हो ऐसे रही है कि 2 साल की उधार पे बेची जाती है चीजें, तो हमारा जो रिसीवेबल है उससे 2 साल बाद पैसे देने हैं। इस तरह से तो फिर ये नॉन करंट बन रहा है। लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेडिंग में आ जाता है तो इसलिए फिर ये क्या कहलाएगा? तो इन्वेंट्री और रिसीवेबल हमेशा, अगर वो नॉर्मल ट्रेडिंग ऑपरेशन पे हैं तो। अगर वो भी नॉर्मल पे नहीं है, एग्जांपल देते हैं, हम नॉर्मली ना 4 महीने की उधार पे देते हैं, लेकिन एक हमारे इंशाल्लाह का कोई जानने वाला आ गया तो उसने कहा जी मुझे तो 2 साल की उधार चाहिए। अब इंशाल्लाह को कैसे मना हो सकता? इंशाल्लाह का नहीं पता, अभी नहीं पता चला, आगे ना। जैसी बात है, इंशाल्लाह का कोई जानने वाला होना तो फिर उसको बंदा इनकार नहीं कर सकता। और हो सकता है उसका अम्मी अब्बू हो या बहन भाई हो। तो अच्छा, सिर्फ सोचना है, ज्यादा सीरियस नहीं होना। अब नॉर्मली हम किस पे करते हैं? 4 महीनों पे या 5 महीनों पे या 10 महीनों पे, लेकिन उसको स्पेशली हमने 2 साल की उधार दे दी। ये नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल नहीं है, वो नॉन करंट एसेट में जाएगा, वो फिर नॉन करंट एसेट में। ये क्या लिखा हुआ है यहां पर भी देखिए, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। लफ्ज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल हर जगह आ रहा है। नॉर्मली 2 साल की उधार देते हैं, फिर वो करंट में आएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो कहेगा कि नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल। नॉर्मली एक चीज बिक गई है, मतलब जैसे लैंड है उस साल या 1.5 साल में बिक रहा है, लेकिन अब 4 साल से नहीं बिक रहा। लेकिन वो तो नहीं बिक रहा, लेकिन वो रहेगा एसेट, करंट एसेट में, क्योंकि वो इन्वेंट्री में आ जाता है। लेकिन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल तो निकल गया। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल नहीं निकला, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री ही है, हमने उसको स्पेशलाइज तो नहीं किया था। यहाँ पे भी आपने जो एग्जांपल दी है उसमें दिया है कि वो रिसीवेबल के केस पे बन रही है, वो तो फिर हमने उसको ना लोअर ऑफ कॉस्ट राइट ऑफ करना पड़ेगा, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड पे लेकर चले जाते हैं। अकाउंटिंग पीरियड 2 साल का है और हमने हमारा ऐसे भी 2 साल में रियलाइज हो गया, बेच रहे हैं, वो करंट एसेट में माना जाएगा। अच्छा, जरा वो इधर वापस आए, इसको खत्म, ये लायबिलिटी और एक तरह की डेफिनेशन है। देखें, करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी कहता है, वही तक के पेपर में ना ये लाइनें 4 लाइनें ना याद करके जानी है, पिछली 4 लाइनें और ये 4 लाइनें, इसमें से लाजमी सवाल आता है। और आप में से ना किसी को सवाल जरूर आएगा, एक सवाल 2 नंबर का, बाकी 48 नंबर चाहिए हमें। The entity expect to settle the liability in normal operating cycle। देखिए, इसने लेस देन 12 मंथ का लफ्ज नहीं बोला पहली लाइन के अंदर, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल बोला है। नॉर्मली अगर 2 सालों में पेमेंट करते हो ना अपने सप्लायर को, तो ये क्रांति माना जाएगा। तो ये मोर देन 1 ईयर हो सकता है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मोर देन 1 ईयर भी हो सकता है, लेस देन 1 ईयर भी हो सकता है। The liability is held primarily for the purpose of trading, हो तिजारत के लिए। This means that all trade payable are current liability even if settlement is not due for more over 12 months after the end of the reporting period। ये वही नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल की एग्जांपल है कि अगर हमारे नॉर्मली सप्लायर 12 महीनों से ज्यादा भी टाइम ले रहे हैं तो भी करंट लायबिलिटी में माने जाएंगे, अगर वो नॉर्मल ऑपरेटिंग में आ रहे हैं। फिर
इट इज ड्यू टू बी विद इन 12 month आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग। वैसे जो डेफिनेशन लेस देन 1 ईयर ही है और ऑपरेटिंग ट्रेडिंग साइकिल मोर देन 1 ईयर पॉसिबल है। The entity does not have the unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months. Unconditional right to defer. नॉर्मल ऐसा करेगा नहीं वो 12 महीनों से ज्यादा। अनकंडीशनल का मतलब क्या है? गैर मशरूत। एट द एंड ऑफ द वो कहता है वैसे कोई नॉर्मल या कोई ट्रेडिंग टर्म्स ऐसी हैं तो ठीक है, वरना 12 महीनों से ज्यादा नहीं होगा। ऑल अदर लायबिलिटी शुड बी क्लासिफाइड नॉन करंट। अब इसके अंदर उसने इलस्ट्रेशन लिख दी, इसको पढ़ ले। इफ अ कंपनी ऑब्टेन 5 years बैंक लोन, 5 साल का बैंक लोन लिया, वेयर नन ऑफ द लोन प्रिंसिपल इज रीपेबल until the end of the loan period, the loan will be non-current liability for the first 4 years. आपने 5 साल के लिए लोन लिया और आपने पूरा पैसा कब पे करना है? 5 साल के बाद। पहले 4 साल तक वो क्या रहेगी? नॉन करंट, और 5वें साल क्या बन जाएगी? क्योंकि अब तो अगले 12 महीनों के अंदर पेमेंट का डे आ जाएगा ना, वो क्या बन जाएगी? will become current liability in the 5th year when it is repayable within, अब जरा इस पे आए, accrued expense and deferred income are current liability as these are monies due to third party but not yet paid. ये तो उसकी एग्जांपल ही लिखी हुई है। चलें इतना ही रखते हैं आज, कल ऑपरेटिंग साइकिल से आगे पढ़ाऊंगा और एक एक पेज देखें। एसेट्स और लायबिलिटी तो किया गया कि अगर कोई भी एसेट जो है ना, अगर नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल के अंदर रियलाइज होता है, कंज्यूम होता है, वो हमारी करंट एसेट होता है। नॉर्मली इसकी लाइफ 12 महीने है, बट नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं अगर वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में है। लायबिलिटी भी ऐसे ही है कि लायबिलिटी अगर नॉर्मल ट्रेडिंग में है तो हमारे सप्लायर की अगर पेमेंट 12 महीनों से ज्यादा भी हो जाती है तब भी वो करंट लायबिलिटी रहेगी, और नॉर्मली ये विद इन 12 month ही होता है।